कहाँ तक हो गया था कल? सेक्शन 27। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 27 तक। तो सेक्शन 27 तक क्या था? एक 14 नवंबर को 2012 को लागू हुआ था पूरे भारत में, या कहाँ? जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पर लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर पर कब हो गया? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है ना। इसमें अभी तक जो डेफिनेशन क्लॉज आप लोग देख लेना। और फिर इसमें ऑफेंसेस की बात आ जाती है। चैप्टर सेकंड में ऑफेंसेस कौन से बताए गए हैं? 3 to 12, है ना। तो 3 में क्या है, 5 में क्या है? 3 में क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और फिर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर सेक्सुअल असॉल्ट, फिर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, फिर सेक्सुअल हेरेसमेंट, और उसके लिए पनिशमेंट। तो इस तरीके से सेक्शन है। पनिशमेंट देख लेना। सेक्शन 3 का जो वो दिया गया है पनिशमेंट, वो दिया गया है किसमें? सेक्शन 4 में। कितना दिया गया है? 10 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक होगा। लेकिन यदि 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ में करते हैं तो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जीवन की शेष अवधि तक आजीवन कारावास तक हो सकेगा। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 5, जिसमें एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो पनिशमेंट दिया है सेक्शन 6 में बताया गया है, वो कितना बताया गया है? 20 वर्ष से कम नहीं होगा, और आजीवन कारावास है मृत्यु दंड तक। इसमें कुछ सेक्शन हैं, उसको स्पेशली आप लोग नोट कर लेना, जैसे कि 5J4, इसमें मृत्यु मतलब इस तरीके के एक्ट में मृत्यु कारित करने के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ये कर लेना। और फिर वो जो बार बार रिपीटेशन होता है, सामूहिक बलात्कार होता है ना, 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ में जो अटेम्प्ट किया जाता है, ये सब एग्रीवेटेड में काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से सेक्शन 7 की जो पनिशमेंट दी गई है वो दी गई है 8 में। कितनी दी गई है? 3 to 5, है ना। सेक्शन 8 की जो पनिशमेंट दी गई है वो सेक्शन 9 की जो पनिशमेंट दी गई है वो किस में दी गई है? 10 में। सेक्शन वो 5 to 7 इस तरीके से। फिर सेक्शन 12 में दी गई है 3 साल की सजा। ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप रिपीटेशन करें। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में 3 सेक्शन हमारी कवर करेंगी। कौन सी? 13, 14, 15। इसमें देख लेना। इसमें एक सेक्शन ऐसी भी है जिसमें केवल और केवल फाइन दिया जाता है। ठीक है ना। जो सेक्शन 15 में इस तरीके के जो भंडारण करने के लिए, स्टोरेज के लिए, बालकों को इंक्लूड करते हुए इस तरीके के चित्र वगैरह जो भी हैं उसका केवल भंडारण करने के लिए, यदि आप इसका करते हैं, उसका वितरण करते हैं या साक्ष्य रूप में उपयोग करने के लिए आपका प्रयोजन है, तो फिर पनिशमेंट इसमें क्या आ जाएगा? 3 वर्ष तक का इम्प्रिजमेंट भी दे दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हमारी आ जाती है सेक्शन कौन सी? 16, 17, 18। तो 16 और 17 अवेटमेंट के लिए। अवेटमेंट चूँकि इंडियन पिनल कोड में बताया गया है चैप्टर 5 में, और उसमें इंडियन पिनल कोड में एज इट इज़ पनिशमेंट दिया जाता है अवेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर भी एज इट इज़ पनिशमेंट दिया जाएगा। जिस अपराध का आपने अवेटमेंट किया है उसी के लिए आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है ना। फिर आता है अटैम्प्ट की बात। तो सेक्शन 511 इंडियन पिनल कोड चैप्टर 23 में जो वो बताया गया अटैम्प्ट, वो अगर बताया नहीं गया है किसी सेक्शन में कि इस अपराध का प्रयत्न क्या होगा, तो सेक्शन 511 में क्या बताया गया इंडियन पिनल कोड में कि उसका आधा। तो यहाँ पर भी पनिशमेंट अगर अटैम्प्ट के लिए पनिशमेंट है तो वो दिए गए अपराध का आधा पनिशमेंट होगा। इस तरीके से हमने बात की। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारा वो रिपोर्टिंग के लिए था कि रिपोर्ट कैसे की जाए। तो रिपोर्ट बालक के साथ में कोई व्यक्ति कर सकता है, बालक अकेला भी कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति भी कर सकता है। सेक्शन 19। ठीक है ना। इसी तरीके की रिपोर्ट किसको करेंगे हम? विशेष किशोर पुलिस यूनिट और हाँ लोकल पुलिस को करेंगे, है ना। विशेष बालक किशोर पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस को कर देंगे। ठीक है ना। फिर वो FIR वगैरह की उसकी प्रोसीडिंग बताएगी, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। इस तरीके की फिर सेक्शन 20 में उन लोगों को बताया गया है जो होटल हैं, साइबर कैफ़े वगैरह इस तरीके की जो जगहें हैं जहाँ पर इस तरह के बच्चों को लिया जाता है, तो उनकी ड्यूटी बताई गई कि आप भी रिपोर्ट करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो सेक्शन 21 में इसके लिए पनिशमेंट दिया गया। अगर मिथ्या रिपोर्ट अगर कोई करते हैं, गलत करते हैं किसी को अपमानित करने के लिए, तो उसके लिए प्रोविजन में सेक्शन 22 में दिए गए हैं। सेक्शन 23 इग्नोर करें। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 24, 25, 26, 27। ठीक है ना। तो ये जो 5 सेक्शन हैं हमारे अलग हैं। रिपोर्ट हो चुकी है चैप्टर 4 में, तो अब रिपोर्ट की गई तो इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं? ऑलमोस्ट स्टेटमेंट लेते हैं, साक्ष्यों को ढूंढते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोविज़न दिया गया है। पुलिस जो 161 के स्टेटमेंट लेती है CRPC में, वो हमारे यहाँ 24 में ले लेगी, है ना। और मजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट लेता है 164 CRPC में, वो हमारे यहाँ क्या ले लेंगे? इसमें सेक्शन 25 में। इस तरीके से प्रोसीडिंग चलेगी। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं, है ना। और इसी में 164 में जो मेडिकल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आ गई वो भी हैं। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, आप लोग देखते रहना। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर आएगा हमारा?
स्पेशल कोर्ट, जैसे कि हमने चर्चा की थी, अब ऑफेंस हो चुके हैं, चैप्टर 4 तक रिपोर्ट भी हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन भी हो चुका है। अब हमें स्पेशल कोर्ट की बात करनी है, ट्रायल स्पेशल कोर्ट के द्वारा की जानी है। तो वैसे तो आप देख लें, स्पेशल कोर्ट ऑलमोस्ट जो हीनियस ऑफेंस होते हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं, उनमें स्पेशल कोर्ट का सिंपल प्रोविज़न है कि भाई सेशन कोर्ट ही स्पेशल कोर्ट होता है। और चाहे CRPC हो, कोई भी एक्ट हो, उसमें एक बात को आप कॉन्सेप्चुअल समझ लें कि कोई भी कोर्ट इस्टेब्लिश करने का काम किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना। उसमें जो पदाधिकारी होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से। सिंपल थिंग। कहीं पर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको प्रोविज़न याद नहीं आ रहा है, तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी बॉडी इस्टेब्लिश करने का काम किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। उसमें अगर कोर्ट से रिलेटेड है तो ऑफिसर, अथॉरिटीज़ जो कुछ भी होंगे, उनको पदनाम देना, डेजिग्नेशन करना उनका, या उनको अपॉइंट करना, किसका काम होता है? हाई कोर्ट का, ठीक है ना। और जिसमें कई बार उच्च न्यायालय लिखा रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, हाई कोर्ट लिखा हुआ है, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति, किसकी सहमति से करेगी स्टेट गवर्नमेंट उसमें अथॉरिटीज़ को अपॉइंटमेंट, ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। होगा यही, एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट और अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के परामर्श से स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको हम देख लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं सेक्शन 20। यहाँ पर हम थोड़ा लेक्चर को ध्यान में ना रखते हुए पॉइंट करना ज़्यादा सही समझेंगे। 28 चैप्टर 7 28। तो विशेष न्यायालय को अवैध करना, तो यहाँ पर पहला तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हम जो स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं, स्पीडी ट्रायल के लिए बना रहे हैं, त्वरित विचारण के लिए, फास्ट ट्रायल के लिए हम बना रहे हैं। तो सेक्शन 28 त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजन से, फिर वही जो अभी हम बात कर रहे थे, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अधिसूचना प्रत्येक जिले के लिए अब इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय भेद करेगी। तो भैया सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। एक जो स्पेशल कोर्ट की स्थापना कौन की? स्टेट गवर्नमेंट। किसकी परमिशन से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की परमिशन से। किस लिए? फास्ट ट्रायल के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए। कहाँ? फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं है कि एक जिले में एक से ज़्यादा हो या दो जिलों का एक जिले में हमें एक स्पेशल कोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा, फास्ट ट्रायल के लिए होगा, त्वरित विचारण के लिए होगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से करेगी। और किसको करेगी? सेशन कोर्ट को, ठीक है। तो सेशन कोर्ट को विशेष न्यायालय के रूप में अवैध करेगी। फिर हम चाहते हैं प्रोविजो। अगर हमने सेशन कोर्ट ये नहीं बनाया है और हमारे यहाँ ये जो एक्ट बताया गया है सेशन न्यायालय को, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन अगर कोई न्यायालय स्थापित कर दिया गया है, किसके अधीन? सेशन न्यायालय को, किसी को, सेशन कोर्ट को बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के अधीन यदि स्पेशल कोर्ट डिफाइन कर दिया गया है तो वो इस एक्ट के लिए विशेष न्यायालय माना जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय माना जाएगा। एक्चुअल में सीधी बात यह है कि स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट ही होता है, चाहे तो आप बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन उसको स्पेशल कोर्ट बना दें। स्पेशल कोर्ट का मतलब ये होता है यहाँ पर कि इस ऑफेंस से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड मैटर एक कोर्ट ही सुनेगा। यहाँ पर जो लोकल जुरिस्डिक्शन होता है थाने वाइज, वो खत्म हो जाता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी केस हैं एक ही कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरीके जो कोर्ट हैं किसी भी सेशन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव देख लेना, ठीक है। क्लॉज 2 बड़ा महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि ये ऑफेंस हुआ है पॉक्सो से रिलेटेड, इसके साथ कोई और ऑफेंस ना हो, हर्ट भी हो सकता है, तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो जो स्पेशल कोर्ट है, इस एक ऑफेंस के साथ में होने वाले सारे ऑफेंस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट ही करेगा, भले ही उस ऑफेंस के लिए एक अलग कोर्ट पहले से स्थापित है, लेकिन यहाँ पर ट्रायल कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट, ठीक है। तो जितने भी ऑफेंस साथ में होते हैं, तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सबका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? स्पेशल कोर्ट के द्वारा। ऐसा नहीं कि इस ऑफेंस के लिए हम दूसरे कोर्ट में भेजें, ठीक है ना। आईटी के एक सेक्शन के बारे में बताया गया है, तो उससे रिलेटेड भी लास्ट लाइन इसमें हिंदी में कर लेना। सेक्शन 28 में विचारण करने की अधिकारता होगी। आईटी की सेक्शन मतलब इससे रिलेटेड भी कोई बात है आईटी से रिलेटेड, तो उसका भी ट्रायल कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट ही करेगा। हम ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर रहे हैं केवल, है ना, डिटेल में नहीं जाना है हमें। अब 2 बड़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है प्रिजेम्पशन से रिलेटेड। प्रिजेम्पशन, किस बात का प्रिजेम्पशन? पहले तो अपन प्रिजेम्पशन को समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए, चलो जल्दी समझ लेते हैं। प्रिजेम्पशन मतलब किसी बात को मान लेना। मान लेने का मतलब है कि अब न्यायालय किसी भी व्यक्ति से जो ये कहता है कि भाई ये बात सही है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, तो उसके बारे में न्यायालय प्रूफ नहीं मांगेगा,
कि बताओ आप जो कह रहे हैं वो सच है, न्यायालय उसको सच मान लेगा, ये होता है प्रिजम्पशन। जब हम एविडेंस एक्ट में जाते हैं तो प्रिजम्पशन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक फैक्ट के प्रूव होने पर दूसरे फैक्ट का प्रिजम्पशन किया जाता है। जैसे हमने कहा डाउरी डेथ से रिलेटेड मैटर है, तो हम पहले ये प्रूव करेंगे क्या मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग की गई थी। अगर की गई थी और उसके बाद मृत्यु हो जाती है, तब हम ये मानते हैं कि मृत्यु कारित करने वाला पति या पति के नातेदार हैं। यानी कि एक फैक्ट को प्रूव होना चाहिए। सेक्शन 114A क्या कहती है, अगर इंटरकोर्स प्रूव हो जाता है मेडिकली, उसके बाद यदि प्रश्न आता है कि क्या कंसेंट दी गई थी, इंटरकोर्स प्रूव हो जाने के बाद, तब अगर महिला कहती है कि नहीं मेरी कंसेंट नहीं थी, तब हम मानेंगे, प्रिजम्पशन करेंगे कि कंसेंट नहीं थी। लेकिन अगर इंटरकोर्स प्रूफ ना हो, जैसे कि मैंने बताया था, मान लो मेडिकल ना कराए तो इंटरकोर्स प्रूफ होना नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो कहे कि मेरी सहमति नहीं थी, तो उस सहमति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक्ट ऐसा है, इसमें दोनों प्रिजम्पशन में ये कह रहे हैं हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना, एक फैक्ट का प्रूफ की बात ही नहीं है। यहाँ पर दोनों ही प्रिजम्पशन ऐसे बताए गए हैं कि हम डायरेक्ट प्रिजम्पशन कर लेंगे। डायरेक्ट प्रिजम्पशन उन्होंने कह रहे हैं कि सेक्शन 3579 पहला जो बता रहे हैं टाइटल क्या है, कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। ठीक है ना। अगर किसी, यहां पर केवल इतना है, अगर हम ये कहते भी एक फैक्ट की प्रूफ हो जाने पर, तो वो फैक्ट केवल इतना सा है कि अगर किसी के खिलाफ केस किया गया है, यदि किसी एक्यूज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन है कि भाई तुम्हारे खिलाफ केस चल रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि उसी ने ऑफेंस किया है। कौन से ऑफेंस में, 3579। यहां थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है ना। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में सेक्शन 11 में भी ऑफेंस बताया गया है, जिसको हम सेक्शन 29 में कवर नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं या नहीं। हाँ, पता पड़ा आपने फ्लुएंसी में कह दिया सेक्शन 3, 5, 7 और 11 नहीं लिए इसमें। तो जहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 29 की, तो सेक्शन 29 ये कहता है कि यदि इन ऑफेंस के लिए 3579 में यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन लगाया गया, उसके खिलाफ ट्रायल चल रही है, तो न्यायालय मानकर चलेगा, प्रिजम्पशन करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम है कि उसी ने ऑफेंस किया है। ठीक है ना। सेल्फ प्रिज्यूम है, इसका मतलब उसको उसके खंडन की अनुमति दी जाएगी, वो उसको डिस्प्रूव कर सकता है, ऐसे प्रिजम्पशन का खंडन कर सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, नेक्स्ट प्रिजम्पशन हमारा है सेक्शन 30, आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। तो अगर ये प्रश्न है कि भाई इस एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति की आपराधिक मानसिक दशा है, तो न्यायालय प्रिजम्पशन करेगा कि हाँ इस व्यक्ति की आपराधिक मानसिक दशा है, यानी कि क्रिमिनल माइंडेड का आदमी है, ये इसी टाइप का व्यक्ति है। ठीक है ना, जो ऑफेंस उसने किया है, तो ये आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा प्रिजम्पशन यहाँ पर की जाएगी। ठीक है ना। हाँ, ये भी सेल्फ प्रिज्यूम है, इसका भी खंडन अभियुक्त कर सकता है। ठीक है। तो दोनों ही में हमें किसी स्पेशल फैक्ट को नहीं करना है। पहले में है यदि किसी के खिलाफ केस लगाया गया है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो हम ये मानेंगे सेक्शन 3579 का ऑफेंस उसी ने किया है। सेक्शन 30 कहती है यदि हम कहते हैं आपराधिक मानसिक दशा की स्थिति है, क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है, इस बात के प्रिजम्पशन का प्रश्न उठता है कि वो है या नहीं, तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे, चेक नहीं कराएंगे कि उसकी हिस्ट्री देखें कि हाँ और भी ऑफेंस किया नहीं, हम ये मानकर चलेंगे हाँ ये ऐसा ही है। ठीक है ना। हाँ, इसका भी वो खंडन कर सकता है। तो दो प्रिजम्पशन है, सेक्शन वाइज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और लॉ तो है ही। ठीक है, बाकी सब छोड़ दें, किसी मतलब का नहीं है। सेक्शन 31, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता का लागू होना। तो नो डाउट यहाँ पर CRPC लागू होगी, क्रिमिनल ट्रायल है, तो क्रिमिनल ट्रायल पर ऑलमोस्ट जितने भी माइनर एक्ट हैं CRPC लागू होती है। अब ये कहते हैं CRPC कौन से प्रोविजन लागू, तो स्पेशल कोड जो होता है वो कौन होता है, सेशन कोड। सेशन कोड को कौन से प्रोविजन लागू होते हैं ट्रायल में, सेशन ट्रायल कहाँ से कहाँ तक चलती है, 225 से 237 CRPC है ना। तो 225 से लेके 237 तक के प्रोविजन आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बेयर एक्ट पर। तो CRPC के कौन से सेक्शन कहाँ से लागू होंगे, 225 से लेके 237 तक का। ठीक है। चलें, विशेष लोक अभियोजक, ये सेक्शन वाइज कर लें अच्छे से। राज्य सरकार इन मैटर्स में विशेष लोक अभियोजक को अपॉइंट करेगी। और विशेष लोक अभियोजक कौन होता है, 7 वर्ष तक का प्रैक्टिशनर कोई भी एक अधिवक्ता। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार किसी व्यक्ति को स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफाइन करेगी, और वो कौन होगा, जिसने 7 वर्ष तक प्रैक्टिस की है। बस इतना कर लें, चाहे नोट कर लें साइड से, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सेक्शन वाइज जरूर कर लेना। तो ये जो पूरा कोर्ट था हमारा, कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश होगा, ठीक है ना। कोर्ट कौन सी ट्रायल का कौन से प्रोसीजर का यूज़ करेगा, तो सेशन ट्रायल की हमने बात कर ली, उसके यूज़ करेगा। प्रिजम्पशन क्या करेगा, ये सब हमने कर लिया। और कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए हमें एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी चाहिए होता है, तो सेक्शन
32 में हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी बात कर ली। अब आ जाता है कोर्ट आ गया, तो अब ट्रायल चालू करते हैं, कर लें ट्रायल चालू। तो चलें चैप्टर 8, तो ये कहते हैं 33 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां। ठीक है, यहां पर सीआरपीसी में आपने लिखा हो, देखा है कि किसी भी ऑफेंस, चाहे वो मर्डर केस ही क्यों ना हो, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, किसी भी ऑफेंस को कॉग्निजेंस लेना सेक्शन 190 सीआरपीसी में कौन लेता है, जेएमएफसी या स्पेशली ऑथराइज्ड बाय सीजेएम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, है ना, ये लोग कॉग्निजेंस लेते हैं और फिर सेशन कोर्ट को मामला कमिट करते हैं। सेक्शन 193 में इसका प्रोविजन है और कमिटल कार्रवाई कहाँ होती है, सेक्शन 209 में। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसीजर लागू नहीं होगा, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट, ऑलमोस्ट स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेते हैं, यानी कि मामला जेएमएफसी के पास ना जाकर सीधे कहाँ जाएगा, सेशन कोर्ट के पास, स्पेशल कोर्ट के पास, है ना। तो ये कह रहे हैं विदाउट कमिटल प्रोसीडिंग, सुपुर्द किए बिना अपराध का संज्ञान कौन करेगा, परिवाद पर, तथ्यों से, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर। ये भी देख लें किस किस पर, कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट पर, क्योंकि ये हीनियस ऑफेंस है और कहीं ऐसा ना हो आप लोग केवल एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखें कि पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट यानी कि जो मामला एफआईआर से चालू होता है और 173 क्लॉज 2 में जो रिपोर्ट दी जाती है उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये कंप्लेंट पर भी फाइल हो सकता है। तो कॉग्निजेंस किस किस पर लेगा, स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट लेगा किस किस पर, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पर। नेक्स्ट चलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविजन है, बाकी जो पहला वाला था ये तो सभी में दिया रहता है, जितने भी स्पेशल कोर्ट वाले माइनर एक्ट है सब में दिया रहा है। ये बड़ा स्पेशल प्रोविजन है। ये कहते हैं कि बालक से जो भी प्रश्न किए जाएंगे, ट्रायल चालू हो चुकी है ना, ट्रायल में होता क्या है, केवल एविडेंस लेना। तो एविडेंस जब हम ले रहे हैं, चाहे चीफ एग्जामिनेशन हो, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन हो, चाहे री एग्जामिनेशन हो, है ना। यहाँ पर चीफ एग्जामिनेशन में यानी कि आपका जो वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, विक्टिम का, बालक का, चाहे वो उससे प्रश्न करता है चीफ एग्जामिनेशन में या री एग्जामिनेशन में, या क्रॉस एग्जामिनेशन में अभियुक्त का वकील, एक्यूज्ड का जो एडवोकेट है वो प्रश्न करता है, वो डायरेक्ट बालक से ना करके कोर्ट से करेगा, कोर्ट को बताएगा कि साहब हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। ठीक है, हर ट्रायल में, केवल क्रॉस में नहीं। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ये लगेगा प्रश्न केवल क्रॉस में पूछे जाते हैं, नहीं, चीफ में भी डायरेक्ट नहीं पूछेंगे हम। प्रश्न किसके पास सामने रखे जाएंगे, कोर्ट के सामने। कोर्ट अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से वो फिर बालक से डायरेक्ट पूछेगा, यानी कि कोई भी एडवोकेट बालक से, चाइल्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, चाहे चीफ में हो, चाहे क्रॉस में हो, चाहे री एग्जामिनेशन में हो। ठीक है ना, ना अपना वकील ना पराया वकील। ठीक है, तो ये अच्छा प्रोविज़न था पूरी ट्रायल। ठीक है ना, और बालक को बार बार, क्लॉज 3 कहता है बालक को बार बार विराम दिया जाएगा, ब्रेक्स दिए जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आता है बालक को मित्रतापूर्ण व्यवहार, कोर्ट में वो मतलब एडजस्टेबल स्थिति में रहे। ठीक है, मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए उसके माता पिता या बालक के नातेदार, मित्र जो भी हो, जिसके सामने वो आराम से खड़ा हो सकता है मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाने के लिए, उन लोगों को कोर्ट में आने की परमिशन दी जाएगी, पेरेंट्स को दी जा सकती है, और भी जो लोग हैं जिस पर वो विश्वास करता है उनको कोर्ट में, इसमें दोस्त भी मित्र भी आ गए हैं, ठीक है, उनके सामने ली जाएगी। सेक्शन क्लॉज 5, बालक को परीक्षण के लिए न्यायालय में बार बार नहीं बुलाया जाएगा, मतलब जहाँ तक संभव हो जितना जल्दी हो सके आप उसकी ट्रायल कर लें। ठीक है, बालक से आक्रामक या चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने की अनुज्ञात नहीं करेगा। ठीक है, और सभी समय बालक की घर में बनाए रखी जा सकेगी, ऐसे उसको मतलब प्रश्न किए जाएंगे, इस तरीके से किए जाएंगे कि उसकी घर में बनाए रखी जाएगी, उसके चरित्र हनन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो वो सीआरपीसी में भी ऑलमोस्ट एविडेंस में मना किया हुआ है कि आप प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड, लेकिन इसमें हर प्रकार के प्रश्न को मना कर दिया है जो चरित्र हनन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। तो ये कुछ प्रोविज़न थे, इसको आप मेंशन कर लें, ये पूछे जा सकते हैं कि भाई ट्रायल में स्पेशल क्या है, तो ट्रायल में स्पेशल ये है ना, इस तरीके से ट्रायल चलेगी। ठीक है, जो मैं आपको 225 से 237 वाला प्रोविज़न बता रहा था वो सब सेक्शन 9 में है। विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप स्पेशली यहाँ पर लिखा हो सेशन न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। चलें, सेक्शन 34, बालक द्वारा
अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण किए जाने के मामले में प्रक्रिया। बेसिकली इस तरीके के केसेस में आयु का जो एज डिटर्मिनेशन का पॉइंट होता है वो कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और इसके लिए अप्लाई होती है सेक्शन 94 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सेक्शन 94 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, सेक्शन 94 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो एज डिटर्मिनेशन के लिए पहला डॉक्यूमेंट है वो आपकी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट है 10th की, है ना, जो सर्टिफिकेट आता है ना आपका। उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट है, पहला वो है 10th की मार्कशीट में। आपने देखा होगा जब आर्य समाज वगैरह में लव मैरिज करके बच्चे भाग के शादी करते हैं तो 10th की, वकीलों याद रखना है ना, कोई आ जाए तो 10th की उससे बोलना 10th की मार्कशीट लेके आ जाओ, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट को स्पेशली देखा जाता है, पहला पॉइंट वो है, बाकी तो बहुत हैं। तुम्हें करना है क्या? तो फिर ऐसे क्यों मुस्कुरा के देख रहे हो? आपने बोला ना वकीलों याद रखना। हाँ वकीलों ठीक है चलो कोई नहीं। ठीक है, सब क्लॉज 2 देखें इसका, ये मैं पढ़ूंगा। यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाए। कौन? इसके लिए हम कहीं और नहीं भेजेंगे, स्वयं विशेष न्यायालय इसको क्लियर करेगा कि वो बालक है या नहीं, और विशेष न्यायालय द्वारा से व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात किया जाएगा और वह ऐसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा। तो वो प्रश्न कौन डिसाइड करेगा? स्वयं स्पेशल कोर्ट करेगा और उसके लिए जो भी उसने ग्राउंड लिए हैं उसको नोट डाउन करेगा, इस आधार पर मैंने आयु का निर्धारण किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज 3। विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल पश्चातवर्ती इस बात के कारण अविधिमान्य न समझा जाएगा कि उसके अधीन यह अवधारण किसी व्यक्ति की सही आयु नहीं है। कुल मिलाकर ये क्लॉज ये कह रहा है कि यदि स्पेशल कोर्ट ने किसी व्यक्ति की आयु को अवधारित कर दिया कि भाई तुम्हारी ये एज है, ठीक है ना, उसके बाद पश्चातवर्ती किसी सबूत के कारण बाद में कोई केस वो आ जाता है प्रूफ के नहीं ये बालक नहीं है या एज से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है, तो इसको इग्नोर किया जाएगा, उसको नहीं देखा जाएगा। एक बार जो डिसाइड कर दिया सो कर दिया, ये क्लॉज ये कहना चाहता है ना। पश्चातवर्ती कोई सबूत आता है तो बाद में उसको इग्नोर किया जाएगा। सेक्शन 35 बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि। तो ये कहते हैं बालक के साक्ष्य को कब तक अभिलिखित कर लिया जाएगा? जैसे ही कॉग्निजेंस लिया जाता है। अभी हम कॉग्निजेंस की बात कर रहे थे ना, विदाउट कमिटल प्रोसीडिंग डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लिए जाने से 30 दिन के भीतर बालक का साक्ष्य अभिलिखित कर दिया। अगर हम सीआरपीसी में जाते हैं तो कॉग्निजेंस के बाद जो अगली डेट लगती है वो किस चीज़ की लगती है? चार्ज फ्रेम करने की, है ना। और चार्ज फ्रेम करने के बाद अगली जो डेट आती है वो कैसी आती है? एविडेंस की। यानी कि जैसे ही आप कॉग्निजेंस लेते हैं तो कॉग्निजेंस के बीच में एक डेट और लग जाएगी चार्ज फ्रेम करने की, और उसी के बीच में यानी कि चार्ज फ्रेम करने की डेट और एविडेंस की जो डेट है वो 1 महीने के 30 दिन के भीतर भीतर दोनों डेट लग जाएंगी, ठीक है। तो 30 दिन के भीतर भीतर बालक के साक्ष्य अभिलिखित कर लिया जाएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो स्पेशल कारण न्यायालय लिखकर बताएगा किस कारण से हम ऐसा नहीं कर पाए। और अपराध संज्ञान लिए जाने की तारीख से अपराध का जो ट्रायल विचारण वो 1 वर्ष के भीतर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ट्रायल कब तक कंप्लीट कर ली जाएगी? विदिन 1 ईयर। कब से? ये भी जरूर याद रखना, आपके दिमाग में केवल वो 30 दिन और 1 वर्ष नहीं रहना चाहिए। ये टाइम गिना कब से जाना है? तो कॉग्निजेंस की डेट से, संज्ञान लिए जाने की डेट से। संज्ञान जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझ में 190 में होता है। संज्ञान में न्यायालय केवल ये इंक्वायरी करता है ऑन बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट जो उसके सामने कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट है वाटेवर जो भी है, उसमें केवल स्टोरी देखकर ये डिसाइड करता है कि ये जो स्टोरी है, जो फैक्ट है हमारे सामने, उससे अपराध बनता है या नहीं। केवल ये उसका जो इंक्वायरी करना है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निजेंस। तो संज्ञान लिए जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर बालक के साक्ष्य अभिलिखित कर लिए जाएंगे और संज्ञान लिए जाने के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर ट्रायल कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है। 36 साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को ना दिखाया जाना। अगर आपने एक ही बंदा काफ़ी है मूवी देखी हो तो ये बड़ी सेक्शन, वो मूवी इस सेक्शन में बड़े काम की है। इसमें जो बाबा थे वो पर्दे के पीछे बैठे हुए थे, ऐसे देखते रहे। बाबा का केवल एक ही काम था पूरी मूवी में, वो पर्दा हटा के ऐसे देखते रहते थे क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम पढ़ते हैं इसको। विशेष न्यायालय सुनिश्चित करे बालक किसी प्रकार से साक्ष्य के अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित ना किया गया है।
जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहे। तो यहां पर ये एक बात नहीं, दो बात है। पहले तो ये कह रहे हैं एक्यूज्ड किसी भी तरीके से बालक के सामने नहीं आएगा जब बालक के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी कह रहे हैं कि नहीं, एक्यूज्ड होगा तो वहीं कहीं, क्योंकि सेक्शन 273 क्या कहती है सीआरपीसी कि समस्त साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएंगे। तो इस प्रोविजन का पालन करने के लिए हमें बाबा को, आई मीन एक्यूज्ड को वहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम इस तरीके से रखेंगे कि एक तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो, सॉरी बाबा बाबा बार बार याद आ रहा है, ठीक है ना, एक्यूज्ड विक्टिम के सामने ना पड़े या विक्टिम एक्यूज को ना देख पाए, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो एक्यूज्ड है वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से वहीं कहीं हो जिससे कि वो कार्रवाई को देख सके, है ना, बालक के कथनों को सुन सके। तो ये दो स्टेटमेंट इसमें, अब ध्यान से पढ़ना है ना, पढ़ते में तो ऐसा ही कर जाते हैं हम। लिखा है ना, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में हो, तो वहीं कहीं होगा, है ना। बॉम्बे के बारे में कहते हैं ना, यहाँ डॉन कहीं नहीं होता लेकिन कहीं यहीं कहीं होता है, ऐसा एक डायलॉग था मूवी में, नहीं राजू श्रीवास्तव का था। चलें, तो यहाँ पर ये कहते हैं उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित करेगा। तो ठीक है, जो स्टेटमेंट लेना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह या जैसे भी है, ठीक है, इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ें। विचारण का बंद कमरे में संचालन, तो नो डाउट इस तरह के केसेस ऑलमोस्ट बंद कमरे में होते हैं, है ना। कैमरा ट्रायल इसमें चलती है, तो कैमरा ट्रायल बंद कमरे में किसके सामने करेगा? बालक के माता पिता किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा हो। तो ये तो पूरे एक्ट में ही आ रहा है, माता पिता या भरोसे वाले किसी व्यक्ति के साथ में। बालक को अकेला तो आप नहीं छोड़ सकते कहीं पर कोर्ट में, है ना, बच्चा डरता है। तो ये सारी चीज़ें, और यदि आवश्यकता हो तो कमीशन के माध्यम से भी बालक के कथन लिए जा सकते हैं। कमीशन के लिए कौन सी सेक्शन अप्लाई होगी? 284 CRPC, ठीक है, ये कर लें। अब आ जाता है सेक्शन 38, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी द्विभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लेना। तो सेक्शन वाइज कर लें, इसमें ऑब्जेक्टिव अंदर से आना नहीं है आपका। अब आता है मिसलेनियस प्रोविजन, है ना। तो मिसलेनियस हमारा चैप्टर 9 है, प्रकीर्ण 39 में बताया गया विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गदर्शन। तो विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं। ये कहते हैं राज्य सरकार ऐसे नियमों के अध्ययन रहते हुए निमित्त बनाए जाए। गैर सरकारी संगठनों, वृत्तिकों छोड़ दें इसमें, है ना, टाइटल वाइज कर लें। 40 विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार। तो ये राइट तो किसी भी व्यक्ति को CRPC में ऑलरेडी दिया गया है, विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए। जब मैटर पुलिस रिपोर्ट पर फाइल किया जाता है तो हमारी ओर से, विक्टिम की ओर से केस लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो सरकार होती है, राज्य सरकार, है ना। उसकी ओर से कौन आता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमारे यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी है सेक्शन 32 में, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि बालक के कुटुंब के जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो अपने पसंद के अधिवक्ता को काउंसिल के रूप में बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, इनकार नहीं है। CRPC में भी यही बोला गया है कि मामले का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? लोक अभियोजक द्वारा। लेकिन कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट वकील कर सकता है, लेकिन वो प्राइवेट वकील कैसे काम करेगा? हाँ, लोक अभियोजक की सहायता में, उसके नियंत्रण के अधीन काम करेगा। वो डायरेक्ट सवाल नहीं कर सकता है। बस इतना बताया गया है कि जब फाइनल आर्गूमेंट होता है तो जो प्राइवेट वकील आप हायर करते हैं, विक्टिम जो प्राइवेट वकील हायर करता है, वो इन राइटिंग अपना आर्गूमेंट पेश कर सकता है। वो भी कैसे? इन राइटिंग। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये प्रोविजन दिया है, इसमें कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप 301 में जो प्रोसीडिंग दी गई, आप अपना प्राइवेट वकील लेकर आएँ, ठीक है ना, लेकिन उस पर लाएंगे कैसे? 301 के अध्ययन, 301 के अध्ययन, यानी कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सहायता में काम करेगा, उसके डायरेक्शन में काम करेगा, डायरेक्ट बोर्ड पर काम नहीं करेगा, है ना। और फाइनल आर्गूमेंट इन राइटिंग वो पेश कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया 301 के अधीन रहते हुए। और यदि उनकी स्थिति नहीं है, प्रोविजो क्या कहता है? अगर वो खर्चा उठाने में असमर्थ हैं तो फिर लीगल एड से उसको वकील उपलब्ध कराया जाएगा। आप प्राइवेट वकील करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए, तो आप लीगल एड के माध्यम से वकील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 41, कतिपय मामलों में
3 से 13 तक के उपबंधों का लागू ना होना। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है, छोड़ दो। अब आता है अल्टरनेटिव पनिशमेंट। तो ये जो सेक्शन है 42 बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्शन वाइज बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है अल्टरनेटिव, देखें ये कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जो सेपरेट ऑफेंस है, ये ऑफेंस आईपीसी में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। बस ये बता दिया है, ये एक्ट किस लिए बताया, अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ अगर ये ऑफेंस करते हैं तब ये एक्ट अप्लाई होता है। तो ऑफेंस तो वही है जैसे मैंने कल बात की थी, 375 में डिफाइन किया गया है ना, 354 ए बी सी डी 509, यही ऑफेंस है, और तो कोई ऑफेंस है नहीं। तो ये कहते हैं कि अगर ऑफेंस एक ही है, दो जगह अलग अलग सजाएं बाय मिस्टेक या जानबूझकर कैसे भी, जैसे इसमें थोड़ी सी सजाएं ज़्यादा बढ़ा दी हैं, हो सकता है इनका मानना है कि अगर हम बाई चांस आईपीसी की सज़ा ज़्यादा है इसकी कम है इत्तेफाक से, वैसे तो हमने कोशिश की है कि पनिशमेंट हम इसी में ज़्यादा रखें, तो इत्तेफाक से यदि ऐसा हो गया है तो अनुकल्पित पनिशमेंट दंड अल्टरनेटिव पनिशमेंट के बारे में उन्होंने बताया है कि जिस एक्ट में भी अगर एक ऑफेंस एक से अधिक एक्ट में डिफाइन किया गया है तो जिस एक्ट में उसके लिए पनिशमेंट ज़्यादा दिया गया है हम तो ज़्यादा वाला पनिशमेंट देंगे, ना कि कम वाला। वैसे तो पॉक्सो में ही ज़्यादा पनिशमेंट है, लेकिन इत्तेफाक से यदि किसी मैटर में आईपीसी में ज़्यादा पनिशमेंट है तो आईपीसी का पनिशमेंट दिया जाएगा, ना कि पॉक्सो का, ठीक है। तो ये है अल्टरनेटिव पनिशमेंट। तो इसमें आपको एक शब्द पर ध्यान देना है, बाकी सेक्शन जितनी लिखी हैं किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि वो हैं सब वही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा, तो एक शब्द आपको यहां पर मेंशन करना है, गुरुतर दंड, ग्रेटर, ठीक है। तो जिसमें भी अप्लाई हो रहा है उसमें आप कौन सा पनिशमेंट देंगे, गुरुतर ग्रेटर पनिशमेंट, और सेक्शन वाइज बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कहता है 42A अल्पीकरण में ना होना, नॉट इन डेरोगेशन। अल्पीकरण का मतलब है कि ये जो एक्ट है इसके प्रोविजन किसी भी एक्ट के प्रोविजन को कम नहीं करते हैं, वो अपनी जगह लागू होंगे, ये अपनी जगह लागू होंगे, लेकिन जहां विरोधाभास आता है कि कौन से लागू होंगे तो फिर इसका देखा जाएगा। सेक्शन 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, ये सेक्शन वाइज कर लें, इसमें दो चीज़ें मेंशन करनी है कि अधिनियम के बारे में, मतलब इस अधिनियम के बारे का ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करना, लोगों की नॉलेज में लाना, ये ड्यूटी किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रचार किया जा रहा है या नहीं। माइनर एक्ट में बस इतना ही देखते हैं हम लोग, है ना, ज़्यादा डीपली नहीं जाते। फिर आता है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, इसमें एक्ट कर लें बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2000 अधिनियम 2005 के तहत जो मॉनिटरिंग होती है, बस केवल इतना करना है और कुछ नहीं करना। फिर आता है नियम बनाने की शक्ति, तो इस एक्ट से रिलेटेड जितने भी नियम बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। फिर आता है कठिनाइयों को निवारण करने की शक्ति, तो ये कौन करेगा, कठिनाइयों का निवारण क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लें, टाइम है इसलिए समझ लें, वैसे तो इस तरह के केवल इतना ही काफ़ी रहता है कि सेंट्रल क्या होता है, हमने एक्ट बना लिया, उसके क्रियान्वयन में, उसके, है ना, उसको अप्लाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि भाई ये काम कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेंगे, आपने रूल्स तो बना दिए, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उस सबको सुधारने का, उसमें अमेंडमेंट करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। कई जगह स्टेट गवर्नमेंट भी लिखा रहता है, ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा। और ये काम उसको कब तक करना है, 2 वर्ष के भीतर, जब से एक्ट लागू हुआ है 2 वर्ष के भीतर जितनी प्रॉब्लम्स आनी है वो आ जाती हैं, तो 2 वर्ष के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सुधार देगी। उसके बाद कुछ आती है तो इंटरप्रिटेशन फिर कौन करेगा, जुडिशरी, ठीक है। तो ये हमारा एक्ट है खत्म यहाँ पर ऑलमोस्ट, ठीक है। आप इसके ऑब्जेक्टिव लाएं, इजी है, कॉन्सेप्चुअल एक्ट है, अच्छे से देखें, अच्छे से तैयारी करें। और ये जो आखिरी के सेक्शन है आपको केवल टाइटल वाइज करने हैं, थोड़े थोड़े जो एक एक शब्द मैंने ऑब्जेक्टिव में बताए वो देखने हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है।